डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लॉ पे लेक्चर सीरीज का ये हमारा 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंटरनेशनल लॉ। शुरू में जब इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट शुरू होती है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट माना जाता था और इसमें जो प्रोफेसर ओपनहीम हैं उनका नाम काबिल ज़िक्र है कि वो इस कॉन्सेप्ट के बहुत बड़े हामी थे। लेकिन बाद में जैसे डेवलपमेंट इंटरनेशनल लॉ की शुरू होती है और डेवलपमेंट फेजेस से ये गुजरता है तो उस वक्त इंडिविजुअल्स को सब्जेक्ट तो नहीं माना गया, लेकिन फिर भी उनको एज ऑब्जेक्ट ज़रूर रिकग्नाइज कर लिया गया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरी थी, ये भी बहुत ज़्यादा देर ना चल सकी और इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्द डिस्कार्ड कर दिया गया। अब डेवलपमेंट के साथ साथ जब मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ की जब बात करते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी एज अ सब्जेक्ट माना गया है और इसमें इस कॉन्सेप्ट के, इस थ्योरी के जो मेजर एक्सपोनेंट्स हैं उनमें वेस्टलेक और कैल्सन शामिल हैं। इसके साथ देखें तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज भी होती हैं जिन्होंने इंडिविजुअल्स को एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज किया, जिनसे जो प्लेस है इंडिविजुअल्स की बिफोर इंटरनेशनल लॉ वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारी प्रोविजंस शामिल हैं जो जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं इंडिविजुअल्स की, उसके ऊपर बात करती हैं। तो यूँ एक प्रॉपर जो प्लेस है इंडिविजुअल्स की वो वाज़ेह होती है कि इंटरनेशनल लॉ में उनकी क्या प्लेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे 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 पॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं जिनसे इंडिविजुअल्स की प्लेसिंग बिफोर इंटरनेशनल लॉ बड़ी वाज़ेह होती है। इस हवाले से अगर हम देखें तो जो पायरेसी है, पायरेसी एक इंटरनेशनल क्राइम है और जो पायरेट्स हैं उनको एनिमीज़ ऑफ मैनकाइंड डिक्लेयर किया जाता है और इससे पता चलता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रॉपरली इंटरनेशनल लॉ में एड्रेस किया जाता है, उनको रिकग्नाइज किया जाता है। इसके साथ अगर हम देखें कि जो फॉरेनर्स का केस होता है कि कोई भी फॉरेनर अगर किसी स्टेट को, किसी मुल्क में कोई विज़िट करता है तो वहाँ पे अगर कोई उसके साथ कोई मसला पेश आता है, कोई प्रॉब्लम बनता है, तो कोई इंजरी उसको होती है, तो वो जो स्टेट होती है, जो होस्ट स्टेट होती है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। तो वो जो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेनर्स की प्रोटेक्शन भी शामिल है। तो ये इंटरनेशनल लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, एक इम्पोर्टेंट रूल है। तो यूँ कह लें कि जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ एड्रेस करता है और उन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो फॉरेनर्स की प्रोटेक्शन है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर की जाती है। अदरवाइज़ अगर उसको कोई इंजरी होती है तो उसके लिए जो स्टेट है उसको कंपनसेशन पे करना पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेनर भी चूँकि एक इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल्स की एक इम्पोर्टेंट प्लेस है इन इंटरनेशनल लॉ। इसके साथ अगर हम ये देखें कि जो आपके स्पेनिश है, स्पेनिश में अगर आप देखें तो वो भी एक इंटरनेशनल क्राइम है। तो जो जासूस होते हैं, जो स्पाई होते हैं, वो भी इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंडिविजुअल्स की ड्यूटीज़ हैं या उनकी जो जो एक्शंस हैं उनको भी इंटरनेशनल लॉ अच्छे तरीके से एड्रेस करता है। तो इससे भी जो इंडिविजुअल्स की प्लेसिंग है वो वाज़ेह हो जाती है। इसके साथ अगर कुछ हार्मफुल एक्ट्स कमिट होते हैं इंडिविजुअल से तो उसको भी इंटरनेशनल लॉ बड़े अच्छे तरीके से डील करता है। उसके बारे में भी लॉज मौजूद हैं, प्रोविजंस मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉ में, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे एविडेंस जो कोट की जाती है वो है न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल। तो उसमें क्या होता है कि वो भी डायरेक्टली इंडिविजुअल्स के एक्शंस के ऊपर है। उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई है क्योंकि जो क्राइम्स हैं वो कमिट इंडिविजुअल्स करते हैं तो पनिश भी इंडिविजुअल्स को किया जाना चाहिए, ना कि स्टेट्स को। उसको इंडिविजुअल्स के जो एक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट पनिश किया जाना चाहिए। इसमें भी बड़ी वाज़ेह एक चीज़ मिलती है कि इंडिविजुअल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं बिफोर इंटरनेशनल लॉ। उसके साथ जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी इंटरनेशनल लॉ में बाकायदा उनकी जो राइट्स हैं या उनके जो जो पनिश है या पेनल्टीज़ हैं वो बाकायदा उस हवाले से उसके ऊपर बात की गई है। बाकायदा प्रोविजंस है इंटरनेशनल लॉ में वॉर जो क्रिमिनल्स हैं उनके हवाले से, और इसमें अगेन न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल, टोक्यो ट्रिब्यूनल इसकी बड़ी वाज़ेह एग्जाम्पल्स हैं।
इसके साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो इंडिविजुअल्स को डील करती हैं। अगर इस हवाले से अगर हम एग्जांपल देखें तो जो ट्रीटी या वर्सेल्स होती है, उसमें भी इंडिविजुअल्स को ये राइट दिया गया था कि वो जर्मनी के अगेंस्ट सू कर सकते हैं। तो ये अगेन जो ये वो जो ट्रीटी है, इस बात की दलील है कि इस बात का सबूत है कि इंडिविजुअल्स की बाकायदा प्लेस है बिफोर इंटरनेशनल लॉ, कि वो भी किसी भी सूट में वो एक पार्टी बन सकते हैं किसी भी स्टेट के अगेंस्ट। तो ये एक उसकी इम्पोर्टेंस है इंडिविजुअल्स की बिफोर इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं जिनसे इंडिविजुअल्स की जो प्लेसिंग है बिफोर इंटरनेशनल लॉ वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। जैसे आप देखें तो चार्टर जो स्टार्ट होता है वो कहता है वी द पीपल ऑफ नेशंस। तो वी आर द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है, स्टेट्स की बात नहीं की, इंडिविजुअल्स की बात की है। तो यहाँ से भी प्रॉपर जो पोजीशन है इंडिविजुअल्स की वो वाज़ेह होती है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे और ट्रीटीज़ हैं, कन्वेंशंस भी मौजूद हैं जिन जो इंडिविजुअल्स के ऊपर है, इंडिविजुअल के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर हैं। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंस जो इंडिविजुअल्स की है वो इंटरनेशनल लॉ बड़ी वाज़ेह हो जाती है। इस सिलसिले में अगर देखें तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 का, वो भी इंडिविजुअल्स के राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करता है। जेनोसाइड कन्वेंशन है तो वो भी इंडिविजुअल्स की राइट्स की बात करता है। उसके साथ अगर आप देखें तो वो जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ऑन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स 1965 का, तो उसमें भी इंडिविजुअल्स की बात की गई कि वो स्टेट्स और उसके जो नेशनल्स हैं उनके दरमियान में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको भी बाकायदा इंटरनेशनल लॉ डील करता है। उसके साथ अगर देखें तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन मौजूद हैं जिनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे बाद में। तो वो ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की जो राइट्स हैं उसको की प्रोटेक्शन भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर मौजूद है। इसके साथ इंटरनेशनल लॉ में एक और इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन है वो है रेपरेशन फॉर इंजरीज टू द यूएन ऑफिशियल्स, कि वो ऑफिशियल्स जो यूएनओ के साथ अटैच्ड हों और यूएनओ के लिए ही काम कर रहे हों, अगर उनको किसी स्टेट में कोई इंजरीज आती हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो जो नुकसान पहुंचेगा वो जो स्टेट है जहाँ पे उसको उनको नुकसान पहुंचेगा, कोई इंजरी आती है, तो वो जो स्टेट है वो उन इंडिविजुअल्स को वो यूएन को रेपरेशन जो है वो पे करेगी, कंपनसेशन पे करेगी उन इंजरीज के अगेंस्ट। तो यूँ इससे भी पता चलता है कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके प्रॉपर राइट्स हैं बिफोर इंटरनेशनल लॉ, और उन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी प्रोविजंस मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉ में। तो यूँ एक जो प्लेसिंग है इंडिविजुअल्स की बिफोर इंटरनेशनल लॉ वो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। तो अभी भी इवन ये चीज़ ज़ेर बहस है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहाँ पे सिर्फ स्टेट्स ही अपने डिस्प्यूट्स वहाँ पे लेके जाती हैं। तो अभी बहुत सारे ज्यूरिस्ट की ये सजेशंस भी हैं इस हवाले से कि जो आर्टिकल 34 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उसको अमेंड किया जाना चाहिए ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी भी एक्सेस हो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो भी अपने जो केसेस हैं उनके भी अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं स्टेट्स के साथ हैं तो वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सके। तो ये है हमारा आज का जो डिस्कशन थी, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स बिफोर इंटरनेशनल लॉ।